आज हम अपनी एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसे सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। पहली बात, इसमें हमें क्या करना है, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भागकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और हमें क्या करना है, px से gx को भाग। तो जैसे हमें सिर्फ इसमें डिवाइड करना है, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते थे, अब हमें जो पॉलिनोमियल हैं, दो पॉलिनोमियल हैं, उनमें से एक से दूसरे को डिवाइड करना है। तो अब वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए जैसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कि जिसमें px बराबर हमें दे रखा है x³ - 3x² + 5x - 3 और gx हमें दे रखा है x² - 2। तो हमारा यहाँ पे px क्या है, डिविडेंड, ठीक है। और डिविडेंड को हिंदी में क्या कहते हैं, डिविडेंड, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य। और हमारा x² - 2 क्या है, डिवीज़र, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं, डिवीज़र, और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, भाजक, ठीक है। तो अब जैसे हमें भाग करते हैं, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो x² - 2 और इधर x³ - 3x² + 5x - 3। तो ये हमारा क्या है, डिवीज़र यानी भाजक, ये क्या है, भागफल, और जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, हमारा कोशेंट यानी भागफल, कोशेंट यानी भागफल, और जो नीचे हमारा आंसर निकल के आएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल। जब हम इससे इसे भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा शेषफल, ठीक है। जो नीचे बचेगा वो हमारा शेषफल, और जो इधर निकल के आएगा वो हमारा भागफल यानी कोशेंट। तो ये हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम के लिए जो इसका प्रारूप है वो इस तरीके से होता है कि भाजक को भाज्य से डिवाइड करना है, मतलब भाजक से भाज्य को डिवाइड करना है, तो भागफल आएगा और शेषफल निकलेगा। तो हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है, भागफल और शेषफल। तो इसके लिए हमारे पास हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है मैं आपको अलग से बता देती हूँ नीचे लिख के, कि अगर हमें चेक करना है अगर मैं इनमें बोलूँ कि इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, तो डिविडेंड यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है इनमें रिलेशनशिप। अगर हमें चेक करना हो हमने आंसर जो है वो सही निकाला है, तो अगर हमारा ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है, हमने इसे सही तरीके से सॉल्व किया है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो gx है और जो px है, सबसे पहले हमें उन्हें देखना है कि वो जो हैं वो x की डिक्रीजिंग पावर में लगे हुए हों। जैसे gx है, सबसे पहले x की 2 वाली पावर, फिर उससे कम x वाली है नहीं, और फिर उससे कम बिना x वाला। इसी तरीके से px भी सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 1 और फिर विदाउट x यानी 0। तो हमें सबसे पहले तो अपने px और gx को x की डिक्रीजिंग पावर में लगाना है। सबसे पहला काम हमारा इसमें सॉल्यूशन को करने से पहले यही रहेगा कि हमारे px और gx जो हैं वो x की डिक्रीजिंग पावर में हो। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये x की डिक्रीजिंग पावर में नहीं है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे x की डिक्रीजिंग पावर में पहले 2 वाली, फिर -x 1 वाली और फिर +1 इस तरीके से लगाएंगे। ऐसी से भी हम ऐसे लगाएंगे, माइनस का x² और +2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इससे इसे भाग करेंगे, यहाँ पे 4 है, फिर 1 और फिर 1 भी नहीं, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग में ही है, 4, 2, 1 और 0। इसी तरीके से अब हमने सबको px और gx को सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर की पावर में x की लगाना है।
तो अब हम डिवाइड कैसे करते हैं, फिर हमारा पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप तो यही हो गया कि डिक्रीजिंग पावर में हो px भी gx भी। अब किस तरीके से डिवाइड करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ये मैं साइड में आपको करके दिखाती रहूँगी। x³ अपॉन x², 3 में से 2 पावर चली गई, कितना बचा 3 - 2 यानी 1 पावर, यानी x बचा। तो मेरा भागफल में पहला नंबर आएगा x। अब जो ये x आया है मेरा, इसे मुझे जो मेरा भाजक है उससे गुणा करनी है, x² - 2 से गुणा। हमेशा यही करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, अपने भाजक से गुणा करते रहेंगे हमेशा। तो इसकी गुणा करो, x की 3 पावर माइनस 2x। अब इसे यहाँ पे लिख दो, x की 3 पावर माइनस 2x। तो x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे माइनस 2x। अब जब हम इन्हें घटाएंगे, भाग में ऐसे ही करते हैं, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो x³ से x³ कैंसिल, क्या बचा -3x²। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 5 और 2 7, 7x -3। ठीक है, ये मैंने 3 - 3 यहाँ से नोट कर लिया। अब फिर वही करना है, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, माइनस का 3x² को किससे डिवाइड करना है, x² से। 2 में से दोनों पावर कट गई, क्या बचा -3। तो यहाँ पे क्या आ गया -3। अब -3 को x² - 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3x², पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, -3x² + 6। फिर भाई ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा घटाने पर, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, क्या बचा 7x। और यहाँ पे -3 और -6 कितना हो गया -9। तो हमारा यहाँ पे भागफल कितना आ गया x - 3। जब ये जो रिमाइंडर है, हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पे स्टॉप होना है, कि जब जो हमारा रिमाइंडर है वो जो है वो ये जो हमारा भाजक था उससे कम पावर वाला आ जाएगा, यानी हमें उस स्टेप पे स्टॉप हो जाना है और आगे उसे सॉल्व नहीं करना। ये वाली पावर जो है वो इस वाली से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी भाजक जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया, शेषफल, जो मैंने बताया था कि नीचे जो आएगा वो हमारा शेषफल होगा। तो अगर मैं अलग से, मुझे यही निकालना था इस क्वेश्चन में, तो शेषफल कितना आ गया मेरा 7x - 9, और भागफल कितना आ गया मेरा x - 3। तो इस तरीके से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी सेम प्रोसेस वही है कि हमें पहले से दूसरे को भाग करना है, बस अब इसमें उसने हमसे यहाँ पे भागफल और शेषफल पूछा था और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड होगा यदि हमारा शेषफल 0 आ जाए। तो हम कोई सा भी पार्ट अगर हम सॉल्व करते हैं, t² - 3 को डिवाइड करना है 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, अगर हमारा शेषफल 0 आ जाए। तो चेक करने के लिए हमें, यानी गुणनखंड है, तो इसके लिए हमें क्या शो करना है कि शेषफल जो है वो 0 आ जाए। तो शेषफल अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अदरवाइज़ नहीं है। तो यानी हमें इससे इसे भाग करना है। भाग करने का प्रोसेस सेम वही है जैसे अभी मैंने पीछे करा, कि पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो ये मैंने जैसे सॉल्व करा, तो यहाँ पे हमारा, जब मैंने भाज्य और भाजक
मतलब भाजक से भाज्य को डिवाइड करा, यानी इसे जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा शेषफल क्या आ गया, शून्य। शेषफल क्या आ गया, शून्य। तो यदि शेषफल शून्य आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म था वो इस वाले टर्म का एक गुणनखंड है। यानी क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। देखो बिल्कुल उसी तरीके से ही सॉल्व करा है। पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करा तो मेरा 2t की पावर 2t आया स्क्वायर, और 2t स्क्वायर को फिर इससे मल्टीप्लाई करी, फिर 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, उसी के नीचे स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर वाली टर्म के नीचे और 4 वाली को 4 के नीचे, फिर वही माइनस करा तो ये 3t क्यूब ऐसी का ऐसी, और 4t स्क्वायर बचा, 6 में से 2 जाके ये कैंसिल आउट, तो 4t स्क्वायर माइनस 90 और इधर भी माइनस 90, फिर वही पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करा, 3t आ गया, फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई करी, ये टर्म आ गई, वो फिर यहाँ पे लिखी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एक ये वाली टर्म और एक जो ये माइनस 12 बच रहा था इन्हें नोट करा। फिर भाई फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा, 4 आया, फिर 4 की मल्टीप्लाई किससे करना है, अपने डिवीज़र से, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 से, 4t स्क्वायर माइनस 12 आया, फिर घटाने पर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फिर क्या आ गया, शून्य। अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा भाजक है, यानी जो हमारा डिवीज़र है, वो डिविडेंड का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे अगर शेषफल पूछा जाए तो शून्य, भागफल पूछा जाए तो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और भाज्य हमारा ये हो गई पूरी टर्म, और भाजक हमारी ये हो गई। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है मेथड उनका, बस एक में हमें शेषफल और भागफल बताना था और एक में बताना था गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड, अगर शेषफल शून्य आ गया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इसी में ही हमसे ये भी पूछ सकता है कि क्या ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो हम भाज्य की जगह पे भाज्य रख देंगे, भाजक की जगह पे भाजक, भागफल की जगह पे भागफल और शेषफल की जगह पे शेषफल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, तो अगर हमारी दोनों साइड LHS और RHS बराबर आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक है। कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि शो कीजिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऊपर जैसे हमारे जो शेषफल, भागफल और भाजक और भाज्य जो हैं हमारे, उन सबको यहाँ पे रख के हम ये दिखा देते हैं कि हमारी दोनों साइड बराबर हैं, तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक है। तो